हेलो बडीज, आज का जो हमारा चैप्टर है 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। देखिए, अगर हम सेल के अंदर फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करें और उस एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज कर लें तो इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी को रिलीज करते हैं तो इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। कौन से कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है? जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं जिनसे एनर्जी रिलीज की जाती है उन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन प्रोटीन, फैट और कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के तौर पे कुछ प्लांट में यूज होते हैं स्पेशल कंडीशन में। हेलो बडीज, अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। और अगर हम कंप्लीट रिएक्शन देखें, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें बेटा, तो कंप्लीट कंबशन के दौरान CO2 और वाटर का प्रोडक्शन होता है और साथ ही एनर्जी भी रिलीज होती है। देखिए, ग्लूकोज प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। और इस एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा हीट के फॉर्म में लॉस होता है। कुछ एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में बाइंड कर पाते हैं। अब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, सभी में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है बिना ऑक्सीजन के। और इस ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है जिसे ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। देखिए, ग्लाइकोलिसिस टर्म की जो ओरिजिन है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से हुई, ग्लाइकोज जिसका मतलब शुगर होता है और लिसिस जिसका मतलब स्प्लिटिंग होता है। जो ग्लाइकोलिसिस की पूरी स्कीम है ये दी गई 3 साइंटिस्ट के द्वारा, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास के द्वारा, और इसीलिए इसे EMP पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ये अकेला प्रोसेस रेस्पिरेशन का है। अब अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलता है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है बेटा, ये प्लांट में डेराइव होता है सुक्रोज से डेराइव होता है या फिर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से आता है। और प्लांट में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। इसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट बनता है, ट्रायोज फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में बदलता है, फिर 3 PGA बनता है, 2 PGA बनता है, फास्फेनॉल पायरुवेट यानी पेप बनता है और लास्ट में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब देखिए, 2 स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के दौरान और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के दौरान। 2 स्टेप पे एटीपी निकलता है, एक 1,3 BPGA से 3 PGA बनने के दौरान और दूसरा एटीपी फास्फेनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने के दौरान। एक स्टेप पे NADH का प्रोडक्शन होता है ट्रायोज फॉस्फेट से BPGA बनने के दौरान। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। देखिए, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब ग्लूकोज आता कहाँ से? ग्लूकोज एक्चुअली प्लांट में सुक्रोज से आता है। सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों ग्लाइकोलिटिक पाथवे में आसानी से एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही फास्फोराइलेटेड होते हैं पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। और यहां पर जो एंजाइम यूज होता है पहले स्टेप में उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है और आगे के सारे स्टेप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए सेम होते हैं। 2 स्टेप पे एटीपी यूटिलाइज होती, 2 स्टेप पे एटीपी बनती है और एक स्टेप ऐसा होता है जहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। अगर एटीपी की बात करें बेटा तो यहाँ पर 2 एटीपी यूटिलाइज होती हैं, 4 एटीपी बनती हैं, तो यहाँ पर जो गेन होता है एटीपी का वो 2 एटीपी होता है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड। देखिए, जो पायरुविक एसिड है ये की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड पर। देखिए, 3 तरह के तरीके हो सकते हैं जिससे
सेल पायरुविक एसिड को यूज करेगी। एक हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन की बात करें तो ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, कई सारे प्रोकैरियोट में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में हो सकता है और हमारी स्केलेटल मसल के अंदर भी हो सकता है जब एनारोबिक कंडीशन आती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो क्रेब्स साइकिल और ईटीएस का भी यूज करते हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन दो तरह का आपके सिलेबस में है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है, जहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है, जिसके द्वारा CO2 और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एंजाइम जो यूज होते हैं पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होते हैं। अब अगर हम कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन पायरुविक एसिड से हो जाता है और हमारी मसल में एक्सरसाइज के समय जब ऑक्सीजन की कमी होती है उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा, और इन दोनों ही प्रोसेस में जो NADH होता है और रीऑक्सीडाइज होकर NAD का फॉर्मेशन करता है। अब लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक दोनों ही फर्मेंटेशन में 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है और ईस्ट के लिए पॉइजन की तरह काम करेगा एल्कोहल का परसेंटेज अगर 13% से ज्यादा हो जाए। तो बड़ी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी और जो ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड या पायरुवेट है इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर दो स्टेप होंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में और ग्लाइकोलिसिस के बाद में, एक होगा क्रेब्स साइकिल और दूसरा होगा ईटीएस। जो क्रेब्स साइकिल होता है बेटा उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, जिससे स्टेप वाइज रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम का और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्टेप चलता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जिससे ATP की सिंथेसिस होती है और ये सेकेंड स्टेज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलती, जिसे ETS के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है वो कहाँ बना है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आते और माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के बाद जो पायरुविक एसिड होता है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होता है और साथ ही साथ यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर यूज हो रहा है, कोएंजाइम A का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन कहलाती है और इस लिंक रिएक्शन के द्वारा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना ये एंटर करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जिसे कॉमनली क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी TCA साइकिल के बारे में या क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि पहला मेंबर साइकिल का है। ये रिएक्शन करता है बेटा किसके साथ में? एसिटाइल ग्रुप के साथ में। एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम A का और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनता है, फिर सक्सिनिक एसिड बनता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनता है, उसके बाद मैलिक एसिड बनता है, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल आपको दिखाई गई है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल की शुरुआत होती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला मेंबर साइकिल का होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पर अगर इस साइकिल को देखें बेटा आप, तो इस साइकिल में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है तो GTP का एक मॉलिक्यूल बनता है और एक कपल्ड रिएक्शन के द्वारा ये GTP कन्वर्ट हो जाता है ATP में।
3 पॉइंट इस साइकिल में ऐसे जहां पर NADH का फॉर्मेशन होता है और एक पॉइंट पे FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर पायरुविक एसिड की हम बात करें तो पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाने पर अगर आप देखें तो बेटा 4 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है, एक ATP बनता है और 3 CO2 रिलीज होते हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहां चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये चलता है। अब ETS की बात करें बेटा तो रेस्पिरेशन में 5 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए गए जो याद करने हैं। NADH डिहाइड्रोजनेज ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जिसमें साइटोक्रोम A और A3 आते हैं। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हो जाता है। और अगर हम ETS की बात करें तो ETS में बेटा एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं और एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब केमी ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो केमी ऑस्मोसिस के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ATP सिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है और आप जानते हैं कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में भी हम पढ़ते हैं, वहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं और रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा जाता है। तो यहां पर अगर ATP सिंथेज की बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसके 2 मेजर कंपोनेंट है F0 एंड F1। जो F0 कंपोनेंट होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और जो F1 पार्ट होता है ये प्रोट्रूड होता है मैट्रिक्स की तरफ, ये मैट्रिक्स की तरफ होता है। अब प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन होता है बेटा वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं और जब ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है उस समय प्रोटॉन मूव करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से किधर की तरफ? मैट्रिक्स की तरफ। और एक ATP को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा 4 प्रोटॉन पास होते हैं, कहां से? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कुछ यहाँ पर कंपैरिजन भी हम लोग कर लेते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए, फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का केवल पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का CO2 और वाटर में। दूसरा डिफरेंस, फर्मेंटेशन की बात करें तो नेट गेन केवल 2 ATP का होता है, जबकि एरोबिक में 38 ATP बनती हैं, यानी 19 गुना ज्यादा ATP बनती हैं। तीसरा डिफरेंस, NADH का ऑक्सीडेशन NAD में फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्लोली होता है, लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो रिएक्शन बहुत ही विगरस होती है। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में। देखिए, पहले ये माना जाता था कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कैटाबोलिक है, लेकिन अब उसको एम्फीबोलिक पाथवे माना जाता है। क्यों? ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए। सारे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं रेस्पिरेशन में यूज होने के लिए, लेकिन अगर फैट की बात करें तो फैट को पहले ब्रेक किया जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड को अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करते हैं तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A के लेवल पे एंटर करेगी और ग्लिसरॉल PGAL के लेवल पे एंटर करेगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को पहले प्रोटीएज के द्वारा तोड़ के अमीनो एसिड बनाएंगे, फिर अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा और डीएमिनेशन के बाद ये एंटर करेंगे क्रेब्स साइकिल के लेवल पे या पायरुवेट के लेवल पे या फिर एसिटाइल कोएंजाइम A के लेवल पे। और ये आपको पूरा यहाँ पर पूरा पाथवे दिया गया कि कहां पर किस तरीके से यूज किया जाता है और यही थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो के बारे में। क्या है ये? RQ होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब जो RQ की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो RQ की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इक्वल अमाउंट में CO2 और ऑक्सीजन
रिलीज और कंज्यूम होंगे, है ना। देखो CO2 यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं 6 और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं 6, तो आरक्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर हम फैट की बात करें जैसे ट्राइफॉर्मेटिन, तो ट्राइफॉर्मेटिन को अगर यूज करते हैं तो देखो यहाँ पर 145 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं और 102 CO2 निकल रहे हैं, तो आरक्यू की वैल्यू फैट के लिए 0.7 हो जाएगी। और अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए जो आरक्यू की वैल्यू है 0.9 हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी भी प्योर प्रोटीन या फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते।